हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 1 में हो गई है। और आज से हम लोग एक बहुत बेहतरीन सा चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम होने वाला है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ध्यान से सुनिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये इतना बेसिक से हम लेके चलेंगे। वैसे तो इसके पीछे हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है बिल्कुल जड़ से। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाके विजिट करिए। और इस चैप्टर को जो लोग भी पढ़ने आए हैं वो बिल्कुल मन लगा के एक कॉपी ले लें और एनसीईआरटी की किताब को आप लोग खोल के रख लीजिए। आज आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी से, उसका पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कह लीजिए, चाहे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन कह लीजिए। दूसरा चीज क्या है, आखिर रिप्रोडक्शन की नीड क्या है। What is the need of reproduction in our life or any other organism's life? How does reproduction affect any person or any animals? तो इस चीज को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली लाइन आपके एनसीईआरटी की क्या कहती है। देखिए, कह रही है लाइन कि बिफोर वी डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन लेट अस टेक अ बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रीड रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि पहले हम बात करें इस चैप्टर की, उससे पहले हम लोगों को यह जरूरी बात करनी है कि आखिर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। What is the need of reproduction? आखिर रिप्रोडक्शन हमें करना ही क्यों है, उसकी जरूरत क्या पड़ी, रिप्रोडक्शन करने से होता क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन ही क्यों करना है। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमें कोई बाइक चलानी सीखनी है, ठीक भैया, तो उसकी जरूरत क्या है। अगर ये क्लियर है तब तो बाइक चलाना हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर यही नहीं क्लियर है कि इसको हम चला के क्या करेंगे तो जरूरत ही क्या है। बाइक, पहले बाइक खरीदेंगे, तब जाके उस पे चढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, कोई आएगा उसमें तेल भराएंगे, उसके पीछे पैसा फूकेंगे, उसके बाद उससे चलेंगे। इतना सब करने की जरूरत ही क्या है। आराम से घर में रहिए, राम राम जपिए, जो होगा देखा जाएगा। ये लाइफ ज्यादा सही है। बाइक खरीदिए, सीखिए, और मान लीजिए ना सीख पाइए, चलाते समय कहीं गिर पड़िए, हाथ गोड़ टूट जाए तो और बवाल है। तो वही आपका चैप्टर आपसे कह रहा है कि भैया आखिर रिप्रोडक्शन करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन करने की। तो आपकी किताब अगले लाइन में लिख रही है कि बिकॉज इट इज नॉट अ नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। अच्छा, किताब कह रही है कि रिप्रोडक्शन जो नहीं करता है क्या वो मर जाता है। अरे रिप्रोडक्शन कोई हर समय थोड़ी करता है। और रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा तो क्या जो साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, ब्रह्मचारी है, प्रेमानंद बाबा की तरह जो लोग हैं, महान महान संत विभूति, वो लोग रिप्रोडक्शन से कोसों दूर हैं, तो क्या वो लोग जिंदा नहीं है। रिप्रोडक्शन जो पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने आपका पढ़ाया है, उस पूरे चैप्टर में आपका न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, कि हमें खाना खाना है, हमें खाना पचाना है, खाने से हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगी। तो ये सब तो जरूरी है, इससे तो हम जिंदा हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन चाहे कोई करे और चाहे ना करे, अगर नहीं भी कर रहा है तो क्या वो मर जाएगा। तो ये तो लाइफ प्रोसेसेस भी नहीं है। और दूसरा चीज क्या है भैया, और दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि कोई रिप्रोडक्शन करता है, एक मेल और एक फीमेल, तो उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो होगा बच्चा उसके पैदा होगा। और जब बच्चा पैदा होगा उसके, तो बच्चा जब रिप्रोडक्शन करेगा उसमें उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। दूसरा चीज क्या है, अगर मान लीजिए उसे अपने आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करना है, बच्चा हो गया, उसकी देखभाल करो, उसका पूरा जीवन का एक ब्यौरा सेट करो। आपके पास खाने को भले नहीं है, लेकिन बच्चे को खिलाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ, सुलाओ, जगाओ, खिलाओ, कुदाओ, ये सब बवाल करने की क्या जरूरत है। तो रिप्रोडक्शन ही क्यों करना। तो किताब आपकी कह रही है कि इस पे अगर हम लोग डिबेट करने जाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो भैया ये मान के चलिए कि इसका कोई एक मुंह से, मतलब एक व्यक्ति एक उत्तर में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी किताब ने सीधे सीधे लिख दिया है कि
सो दिस क्वेश्चन है वेरी मच वेरियस आंसर, इसके बहुत सारे आंसर हैं। हाउएवर, जबकि अगर एक शब्द में बताना है तो ये बता दीजिए कि जब इंसान का मन करेगा तब वो रिप्रोडक्शन कर लेगा, बस बात खत्म। ये एक बिहेवियर वाला गुण है। अगर कोई नहीं करेगा तब भी जिंदा रहेगा, मस्त होके जिएगा। अगर कोई रिप्रोडक्शन करेगा तब भी जिंदा रहेगा, मस्त होके जिएगा। बस उसकी जिंदगी रिप्रोडक्शन करने के बाद थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि बच्चा उच्चा अगर हो जाएगा तो उसका देखभाल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। ठीक भैया, तो इसमें कुल मिला के क्या कह रहा है कि ये एक बिहेवियरल प्रोसेस है जो कि इंसान के मन पे डिपेंड करती है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा रिप्रोडक्शन करना सही होता है कि गलत। ठीक, अब आगे देखिए उसके बाद क्या कह रहा है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक दिक्कत तो और आ जाएगी। क्या दिक्कत भाई? हम पैदा हुए, अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे तभी हम अपनी तरह की कॉपीज, मतलब अपने बच्चों को पैदा करके इस पृथ्वी पे रख पाएंगे। जो हमने बनाया है पूरी जिंदगी में मेहनत करके, उसको देखेगा भालेगा कौन, उसकी देख रेख कौन करेगा? मान लीजिए कि हमारा घर एक तल्ले का है, अब दूसरा तल्ला कौन बनवाएगा? उसी पे घर रुक जाएगा ना, तो बच्चों रहेगा तो आगे चल के बनवा देगा दूसरा तल्ला। ठीक, हम एक गाड़ी खरीदे, हमारे गाड़ी खरीदने का शौक है, तो जो बच्चों है हमारा वो 4-10 गाड़ी और खरीद लेगा अपनी जिंदगी में। तो ये जो कंडीशन है भैया, ये हमारे एग्जिस्टेंस को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अगर कोई इंसान है तो अपने अलग से इंसान के बच्चे कैसे पैदा कर पाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक चीज की बात करें, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, तो यहीं पे सबसे बड़ी भूमिका निभाता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन करना या ना करना ये एक बिहेवियरल नेचर होता है किसी भी जीव का। फिर क्या कह रहा है? एंड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लुक मोस्टली सिमिलर। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा है? एक स्पीसीज, जैसे हम हैं, हमारा कोई दोस्त है, ठीक, तो हम और हमारे दोस्त दोनों लोग एक ही स्पीसीज के हैं, मतलब आदमी है, मैन है, तो हम दोनों लगभग एक तरह के दिखेंगे। दो गाय आपस में लाके सामने सामने खड़ा कर दीजिए तो वो दो गाय लगभग आपस में एक तरह की ही दिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है एक की सींग छोटी हो एक की बड़ी हो, ये उसके शरीर का जेनेटिक गुण है, लेकिन ये नहीं है कि एक के पूंछ है एक के पूछिए नहीं है। एक खाना मतलब वो खाती है जाके वहां पे खेत में जो हरी हरी घास है, और दूसरा जाके पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके खाती है, ऐसा कंडीशन नहीं होगा। जो स्पीसीज है उनका जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा, वो बिल्कुल सेम होगा, लगभग लगभग, और उनके बॉडी डिजाइन पर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या अगर रिप्रोडक्शन कोई एक मेल और फीमेल करता है तो बिल्कुल अपनी तरह एग्जैक्ट कॉपी ही वो अपना बच्चा पैदा कर देगा। जैसा बाप है, अगर मान लीजिए लड़का है तो लड़का बिल्कुल अपने पापा की तरह हो जाएगा, अगर लड़की पैदा हुई तो क्या वो अपने मम्मी की तरह पैदा हो जाएगी? ये आपसे एनसीईआरटी में पहले चैप्टर के दूसरा पैराग्राफ में पूछता है। तो इसका आंसर होता है यस। लेकिन किस केस में? जब कोई जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की बॉडी डिवाइड होकर दो भाग में बढ़ जाती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी अच्छा रिप्रोडक्शन माना जाता है। वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़े। अच्छा, ऐसा क्यों है? मान लीजिए मेल को शुगर है, तो वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जो बिल्कुल मस्त है, एकदम फिट है, उसके कोई बीमारी नहीं है, तो उसका जो बच्चा होगा उसमें 50% होगा चांस कि उसके बच्चे को शुगर हो। अगर मान लीजिए अपने माँ पे बच्चा पड़ गया तो बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। तो ये रिप्रोडक्शन का है। जबकि असेक्सुअल में अगर कोई अमीबा के मान लीजिए शुगर है, वैसे तो अमीबा के शुगर नहीं होता, लेकिन मान लीजिए शुगर है, तो उसकी बॉडी दो भाग में डिवाइड करेगी तो उसके दोनों डॉटर अमीबा के भी शुगर नामक बीमारी हो जाएगी। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। अच्छा, आप देखिए, मान लीजिए कोई दो लोग आपस में रिप्रोडक्शन किए, एक मेल एक फीमेल, तब क्या होगा उसमें? स्टार्टिंग से क्या होगा? ठीक, तो मान लीजिए रिप्रोडक्शन हुआ, अब क्या होगा? जो उनका जाइगोट वाला सेल होगा, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो जाइगोट वाला सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है?
क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन, और जीन बनाता है प्रोटीन। समझे? हमारी आंख काली है क्योंकि हमारे पापा की आंख काली थी, किसी की आंख भूरी है तो उसके पापा या मम्मी की आंख भूरी थी। वो लड़के या लड़की में भूरी आंख कैसे हुई, काली आंख कैसे हुई? जो जीन में प्रोटीन था इसके कारण हुई। ये मेन आपका बेसिक टॉपिक है। यहां आपकी किताब की पहली चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन आपको यहां पहुंचाना चाहता है। ठीक भैया, तो इसको ध्यान से समझिए कि जाइगोट के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है, जीन के अंदर जो प्रोटीन है, वो मेनली मैटर करता है। अच्छा, प्रोटीन मदर से भी आएगा, फादर से भी आएगा। अब ये 50-50% आएगा। ठीक भैया, तो 50% कुछ कुछ गुण मिलता है। जैसे लड़का पैदा होता है तो कहते हैं भैया इसकी अखियां तो इसकी मम्मी की तरह है, लेकिन इसका जो नाक है इसके पापा को पड़ गया है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए बच्चा सुंदर है, मान लीजिए मम्मी थोड़ी गोरी है, पापा थोड़े काले हैं, तब क्या होगा? अगर दो लड़के हुए, अब एक ठू गोरा हो गया एक ठू काला, तो जो गोरा वाला है तब उसको कहेंगे अपने मम्मी गया है, और करिए को क्या कहेंगे बेचारे को, उसका क्या गलती है? तो ये सब जो कंडीशन होता है टोटल प्रोटीन पे ही डिपेंड होता है, और इसी के कारण हम लोग आपस में सेम बॉडी डिजाइन को भी शेयर करते हैं। मतलब आदमी आदमी की तरह दिखेगा, गाय गाय की तरह दिखेगी, हाथी हाथी की तरह दिखेगी, बैल बैल की तरह दिखेगा। ठीक भैया, तो ये था आपका बेसिक लेक्चर। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।